जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संघ की कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका में हम केवल भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन किया गया है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का जो शक्ति का वर्णन है भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो संविधान के भाग 5 में किया गया है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक निहित है। एक बार हम ओवरव्यू देखेंगे भारतीय राज्यों के संघ का। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, ठीक है। 22 भाग में सबसे पहला भाग है, उसमें भारत राज्यों का संघ है। अर्थात आर्टिकल 1 जो संविधान का अनुच्छेद 1 है, उसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत क्या है? भारत अविनाशी राज्यों का, ठीक है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ठीक है। अब हम देखेंगे भाग 2 के बारे में, थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं। भाग 2 में किसके बारे में है? तो नागरिकता के बारे में दिया गया है। भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में दिया गया है। आपको पता होगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका से हमने अपने मौलिक अधिकार लिए हैं, ठीक है। अनुच्छेद कितने से? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक आपके मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। वहीं आपके 5 से लेकर 11 तक नागरिकता है और 1 से लेकर 5 तक भाग 1 में भारत राज्यों का संघ है। अब हम भाग 4 के बारे में देखेंगे। भाग 4 भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं भाग 5, और इन सब पे हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। आज हम केवल भाग 5 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उसमें क्या है? भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक निहित है, ठीक है। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका के निर्माण में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी शामिल होते हैं। इतने लोग, यानी कि आपको एक मोटा आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, इनसे मिलकर ही भारत की संघ की जो कार्यपालिका है वो बनती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अब राष्ट्रपति पद की क्या योग्यताएं होती हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं बताई गई हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। सब जानते हैं कि जो हमारा संविधान में है उसमें यदि आप कॉलेजियम व्यवस्था को देखेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रपति का नाम आता है। राष्ट्रपति ही देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं। देखिए, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। यदि आपसे कभी कोई पूछे या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले नागरिक कौन हैं, तो देश के पहले नागरिक राष्ट्रपति कहलाते हैं। अब देख लेते हैं भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की थोड़ी सी शक्तियों के बारे में। तो आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की शक्तियां बताई गई हैं। तो देखिए, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। हमारी जो कार्यपालिका शक्ति है भारतीय संघ की, वो राष्ट्रपति में निहित है, और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है, स्वयं करता है, या फिर वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाता है। अर्थात जो भी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति स्वयं उनका उपयोग करता है या फिर उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उनका उपयोग करवाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल, अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में किन किन व्यक्तियों का भाग होता है या फिर कौन कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की रीति। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद
पर 55 यानी कि आर्टिकल 55 में यानी कि क्या कहा गया है, उसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय पद्धति के माध्यम से होता है। जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस प्रणाली के माध्यम से होता है, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय पद्धति के माध्यम से होता है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ी सी बातें इसी के बारे में। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निपटारा। जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का जो निपटारा है उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य भी घोषित नहीं होते हैं। देखिए, यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं राष्ट्रपति के पद की अवधि के बारे में। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक पद पर बना रहता है। आपको पता ही होना चाहिए कि राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो केवल 5 वर्ष की होती है, लेकिन निम्न स्थितियों में इसको कम किया जा सकता है या फिर कभी विशेष स्थितियों में आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन विशेष रूप से राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो 5 वर्ष की होती है। देखिए, किंतु निम्न दशाओं में राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी त्यागपत्र दे सकते हैं। वैसे तो राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो 5 वर्ष की होती है, किंतु निम्न दशाओं में वह 5 वर्ष से पहले भी त्यागपत्र दे सकते हैं। तो पहली कंडीशन है, राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है ना, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि उन्हें अपना त्यागपत्र देना चाहिए किसी भी कारण से, तो वो क्या कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तब संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में आर्टिकल 61 में भी बताया गया है। ठीक है, जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो तब क्या होता है, संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाती है या फिर संसद की किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, वैसे हम इस प्रक्रिया को नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तीसरी है, 5 वर्ष के बाद भी राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। निम्न दशाओं में राष्ट्रपति का जब तक दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं। किंतु राष्ट्रपति की पद की समाप्ति यानी कि 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो 6 माह पहले ही राष्ट्रपति के चुनाव कर दिए जाते हैं। किंतु यदि विशेष स्थितियों में चुनाव नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 16 यानी कि 60 में राष्ट्रपति की शपथ की विधि बताई गई है। ठीक है, राष्ट्रपति को पद की शपथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। तो राष्ट्रपति को अपने पद की जो शपथ है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। और जब कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनते हैं तब उन्हें कौन अपने पद की शपथ दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति। ठीक, दोनों का अपोजिशन है। ठीक है, राष्ट्रपति को उनकी शपथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश दिलाते हैं और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। किंतु हम यहाँ राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं, यदि मुख्य स्थिति में न्यायाधीश नहीं है, यदि कोई विशेष स्थिति में यदि न्यायाधीश अपने पद पर नहीं रहते हैं तब उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, यदि कोई विशेष स्थिति है जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर नहीं रहते हैं तब उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों में से एक के द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं कि पहला, कि वह श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति के पद का पालन करेंगे, अर्थात श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति कहते हैं कि वे अपना श्रद्धापूर्वक अपने पद का पालन करेंगे। दूसरा है, संविधान एवं विधि का संरक्षण करेंगे। और तीसरा है, भारतीय जनता की सेवा एवं कल्याण करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं राष्ट्रपति के लिए आवश्यक शर्तें।
देखिए संविधान के अनुच्छेद 59 में कुछ आवश्यक शर्तें दी गई है, ठीक है ना। आर्टिकल 59 कहता है कुछ आवश्यक शर्तें हैं जो राष्ट्रपति को पूरी करनी होती हैं या फिर राष्ट्रपति के लिए आवश्यक हैं। वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य है या फिर राज्य की विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति बनने के बाद उसे सदन की सदस्यता को छोड़ना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति बनना चाहता है और यदि उस समय राष्ट्रपति के चुनाव के समय वह संसद का कोई सदस्य है, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों में से है या फिर विधानसभा के सदस्यों में है, यदि वो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उन्हें अपने पद को छोड़ना पड़ता है, तभी वह राष्ट्रपति के पद को धारण करते हैं। दूसरा है, राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धि, वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए राष्ट्रपति को संसद के द्वारा बहुत सारे भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों को देखेंगे। और तीसरा है, राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते एवं उपलब्धियां पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपने पद पर हैं और उनके वेतन भत्तों में कोई कमी की जा रही है या फिर उनकी जो उपलब्धियां हैं उनमें कोई कमी की जा रही है, तो ऐसा कभी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तीसरा है, राष्ट्रपति को आधिकारिक आवास यानी राष्ट्रपति भवन आवंटित होता है, वो भी बिना किराए चुकाए, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, राष्ट्रपति को भारत में राष्ट्रपति को उनका आवास मिलता है सरकार की तरफ से, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा, और जिस आवास का उन्हें कोई किराया चुकाना नहीं पड़ता है। तो हमने ये आवश्यक शर्तें देखी हैं। और आपको पता है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है ना, द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी है। और कल हम लोग राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में देखेंगे, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, प्रशासनिक अधिकार, विधायिकी अधिकार और राष्ट्रपति के द्वारा किन किन लोगों की नियुक्ति की जाती है, किस प्रकार का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, हम इन सब के बारे में देखेंगे। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है, और यदि वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।